अंग्रेजी पढ़ोगे तो अंग्रेजों की बातें सीखोगे, इसकी जगह पढ़ लो हिंदी। अंग्रेजी कौन सी भाषा होनी चाहिए? फिर इनका मानना था कि राजा महाराजाओं को अपने बच्चों को मेयो कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहिए। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए कौन सा कॉलेज बनाया गया था? मेयो। तो इनका मानना था कि भाई अपने बच्चों को राजा महाराजा कौन से कॉलेज में मत पढ़ाओ, मेयो। तो भाई क्या करे, तो अलग बना लो यार तुम्हारा कॉलेज, जिसमें कम से कम तुम्हारी कल्चर तो सिखाओ। क्षत्रिय कॉलेज बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? क्षत्रिय कॉलेज बना लिया जाए। फिर हायर एजुकेशन के लिए लोग सारे पढ़ने के लिए अपने कहां जाया करते थे? इंग्लैंड। इनका यह कहना था कि यार बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड मत भेजो, तो बच्चों को पढ़ने के लिए कहां भेजें? कि जापान। कहां भेज दिया जाए? उन दिनों नया नया राष्ट्रवादी कोई देश उभर के सामने आ रहा था, वो कौन था? जापान। छोटा सा देश था। 1905 में रसिया को हरा देता है। 5 में किसको हरा देता है? जापानियों की हाइट भी इतनी सी होती है, जबकि रशियन दुनिया में सबसे लंबे लोग होते हैं। तो उस समय डायलॉग ही था कि जापानी बोनों ने रशियन भालू को हरा दिया। जापान को आप वैसे देखोगे, जापान में ले देंगे 4 टापू है, देश भी छोटा सा, 4 टापुओं का देश। और जापान में है क्या? रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और रशिया को जापान वाले हरा गए थे। तो उस समय राष्ट्रवाद की भावना वाला यदि कोई देश था तो वो देश कौन सा था? तो सबको लगता था अगर इंग्लैंड जाओगे तब तो अंग्रेजों की मानसिकता सीख के आओगे, इंग्लिश माइंडसेट सीख के आओगे, और यदि जापान जाओगे तो राष्ट्रवाद की भावना सीख के आओगे। तो राजा महाराजाओं को अपने बच्चों को मेयो में ना पढ़ा के किस में पढ़ाना चाहिए? खुद का बना लो तुम्हारा। और हायर एजुकेशन के लिए भी इनको कहां मत भेजो? इसकी जगह अंग्रेजी मत सिखाओ, हिंदी सिखाओ। मेयो कॉलेज में मत पढ़ाओ, इंग्लैंड मत भेजो। आपको तो पूरी लाइनें लिखूं या ऐसे समझ जाओगे? दो नाव पूतो पढ़ो, लिखो। अभी भी आपको वो ऐसे चीजें जापान में सुनने को मिलती है कि भाई एक फैक्ट्री थी जूते बनाने की, और उन कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह बढ़वानी थी, इसलिए उन्होंने कहा हम हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? तो उन्होंने एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया। 7 नंबर का जूता राइट पैर, 8 नंबर का जूता राइट पैर। तो मालिक के तो क्या फायदा है? मालिक का तो जूता तभी बिकेगा जब दोनों पैर के बनेंगे। अब वो डेली जाके एक पैर का ही बनाते। तो मालिक ने कहा यार चाहते क्या हो? तो उनका साहब तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो मालिक ने बाद में उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, दूसरे पैर का जूता बना दिया। ये अपने हड़ताल करनी हो तो खुद की दुकान तो बंदी है, वो तो करनी है, आसपास वाली और करनी है। चक्का जाम, कोई नहीं खुलना चाहिए। कोई सीधे सीधे मानने से करे तो ठीक, वरना ठोक पीट के करवाएंगे। राष्ट्रवाद ये है। अपने सबसे दिलीप सर मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी में, तब और बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान है, और भारत में सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। रोडवेज की बस तो बापड़ी है। मुझे लगता है रोडवेज की बस का एक ही काम है, हड़ताल में टूटना। आता है एक बार साहब फलाने मांग कर रहे फलाने लोगों ने और रोडवेज बस को जलाया। ये बिहार में ट्रेन जला गए थे। ट्रेन जला दी थी। किसकी ट्रेन? देश की, सार्वजनिक संपत्ति है, जला गए। और सरकार का माल उड़ाने के लिए वह अपने ये नहीं सोचते भाई सरकार का माल भी आया तो अपने पैसों से ही था, आया तो अपने टैक्स से ही था, अपने टैक्स से यार अपने टैक्स का जला दिया। अपना उतना ही समझते हैं जितना अपने घर में रखा हो। घर में है वो तो अपना है, बाकी राम राम जपना और पराया माल अपना। बाकी किसी का ही अपने उड़ा देंगे उसको। तो जापान में वो राष्ट्रवाद टाइप वाली भावना है। फिर वहां पर आप ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती है कि फुटबॉल का मैच हुआ और जापान खेल रहा था एक तरफ से, मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद जापान के सारे प्लेयर ने मैदान में जितना भी कचरा था वो साफ किया, रेपर वेपर बिखर गए थे वो उन्होंने साफ किए। अपने इतना बड़ा आदमी हो जाए तो वैसे काम तो कर ही नहीं सकता। ये आप जापान में सुनने को आपको मिलता है कि ट्रेन 1 मिनट लेट हुई और रेल मंत्रालय ने माफी मांगी कि आपका बहुमूल्य 1 मिनट हमने कल बर्बाद कर दिया था, आगे से हम ध्यान रखेंगे हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट नहीं होगी। एक अपने जो 9:15 बजे टिकट खिड़की पे जाके पूछते हैं कि 9 वाली निकल गई क्या? 9:15 तो बजे ही होते हैं, तो अपने को पता है कि अभी तक 9 वाली तो आई नहीं। तो मेरे एक मित्र है वो हंसते हैं कि मैं यार एक बार दिल्ली गया, दिल्ली रहता था, दिल्ली से लखनऊ जाना था, तो मेरे जो ट्रेन का रिजर्वेशन था वह 7 बजे लखनऊ वाली ट्रेन है। मैं दिल्ली स्टेशन पे गया और मैं जैसे ही पहुंचा, मतलब 6:45 के आसपास पहुंचा, और अचानक घोषणा हुई कि भाई 7 बजकर निर्धारित समय पर और जो ट्रेन है वो लखनऊ दिल्ली वाली ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो मैं जो लखनऊ वाले पास में यात्री कर, मैंने कहा यार अपनी रेल कितनी सुधर गई।
और यार एक्जेक्ट टाइम पे, ऑन टाइम पे, आज तो 7 बजे आ रही है। मैं तो यार यदि थोड़ा सा लेट हो जाता, वरना अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि 7 बजे वाली 5-7 मिनट तो लेट होगी, उस हिसाब से चलते हैं अपने घर से, तो यार आज तो निकल जाती। उस पास वाले यात्री ने कहा भाई साहब कब की है टिकट? आगा, अरे मैंने कहा आज की है। तो कहा ये ट्रेन कल वाली 24 घंटे लेट है। ये अपना देश है। तो हांगकांग, हांगकांग है। मैं 2019 19 की बात है, 18 नहीं 19, हाँ 19 में हांगकांग में आंदोलन चल रहा था। चाइना चाइना चाहता है भाई हांगकांग पे अधिकार कर लिया जाए। हांगकांग और ये क्या था, 96 तक इंग्लैंड का अधीन थे, जिस पर अपने थे। अपने देश को छोड़ के अंग्रेज कब गए? 47 में। हांगकांग को छोड़ के गए वो 1996 में, 1996 में छोड़ के गए थे वो। और जब छोड़ के गए तब उन्होंने चीन के साथ डील की कि भाई हम तुम्हें दे के जा रहे हैं, पर चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां एक पार्टी का राज है, एक पार्टी है, कोई चुनाव उनाव नहीं, उसी पार्टी के चुनाव होंगे। और आप फेसबुक नहीं चला सकते, आप व्हाट्सअप नहीं चला सकते, जितना सरकार कहेगी उतना ही कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। हड़ताल वड़ताल करना ऐसा तो वो समझते ही नहीं कि ये भी चीज हो सकती है। 1999 के आसपास में चीन के अंदर एक चौक पड़ता है थियानमन। उस थियानमन चौक पे आपके और मेरे जैसे कई स्टूडेंट थे जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि यार चौक पे मत बैठो रे, भागो यहाँ से, और तुम्हारा जो भी आंदोलन आंदोलन है जाके तुम्हारी कॉलेज के अंदर कर लो, मांग है वो बता दो, मान लेंगे। स्टूडेंट ने कहा कि साहब युवा जिधर चलता है वायु उधर बहती है, युवा का उल्टा होता है वायु, वायु का उल्टा होता है युवा, साडा हक। टैंक चढ़ाए थे, मार दिया था सबको टैंकों से, फौजियों वाले ट्रंक दोनों साइड से लाके 200-400 लोग थे, सबको मार दिया। करो देखे हड़ताल, उसके बाद आज दिन तक चाइना में तो हड़ताल हुई नहीं। तो उन तो हांगकांग डेमोक्रेसी थी, अंग्रेज बापड़े भले लोग थे, जहां गए वहां डेमोक्रेसी लेके, तो हांगकांग में डेमोक्रेसी थी। तो अंग्रेज कह के भाई यहां चाइना को कहा कि तुम्हें दे के जा रहे हैं हम हांगकांग को, लेकिन हांगकांग का जो शासन का स्ट्रक्चर है इसमें तुम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करो। पर चाइना का तो काम ही छेड़छाड़, वो आसपास से छेड़छाड़ नहीं करे तो फिर उसको मजा ही नहीं आता। तो उसने हांगकांग में ऐसा कुछ करने की कोशिश की, हांगकांग वालों ने आंदोलन किया, तो चाइना की पुलिस ने गोली चला दी, एक लड़का उसमें मर गया हांगकांग। तो हांगकांग में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, चीनी विरोधी प्रदर्शन। अपने अखबारों में डेली आए, हांगकांग में प्रदर्शन हुआ तेज, आंदोलनकारियों ने घेर लिया है एयरपोर्ट। अब क्या करेगा चीन? लोग उतर आए सड़कों पर, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आंदोलनकारी। क्या चीन उठाएगा कोई कड़ा कदम? क्या जवाब दे पाएंगे हांगकांग वाले? उन दिनों में वो जब आंदोलन चल रहा था, मिड एकदम आंदोलन चले, और हमारी हांगकांग की टिकट, हम हांगकांग गए। अब वो जिस दिन हांगकांग उतरे उस दिन अपने अखबार में और भयंकर आया, आज से आंदोलन हो जाएगा तेज, हांगकांग हो जाएगा पूरा बंद। तो मेरे घर वालों ने फोन किया कि तू कहां गया रे? मैं हांगकांग हूं। तो यार आंदोलन चल रहा है, वहां देश के काम आ जाओगे फालतू में, हांगकांग के काम आ जाओ, भारत में नहीं मरोगे हांगकांग में मरोगे। चाइना की पुलिस गोलियां चला रही है वहां, चाइना तुम जानते हो। हमें शुरू में डर लगा कि यार आंदोलन के चक्कर में गलत आ गए, अब तो हो सकता है ये बंद हो जाए, तो होटल होटल के अंदर ही बैठा रहना पड़े, बाहर जा ही नहीं पाएंगे। गाइड आया तो गाइड से पूछा, कह रहे उसने कहा कुछ नहीं है, तुम तो चलो, कहाँ कहाँ घूमना तुम तो बताओ। तो जो आइटिनरी बनाई हुई थी भैया यहाँ जाना है, तो वो वहां वहां लेके जा रहा था बेचारा गाइड, ये देख लो ये देख लो। तो हमने वापस, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन हम 4-5 दिन का टूर था हमारा, दूसरे दिन हमने वापस पूछा क्या आंदोलन कहाँ चल रहा है, वो तो देखे। तो उसने कहा सैटरडे संडे होता है। क्यों छुट्टी होती? तो मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस का काम होता है ना, तो तुम ऑफिस का काम बंद करके आंदोलन नहीं करते? उसने फिर काम कौन करेगा देश में? ये राष्ट्रवाद है। सैटरडे वाले दिन, संडे को था उनका बड़ा, सैटरडे वाले दिन हम एक मार्केट में, वो उनके गाइड वगैरह वो थे, भाई 4 बजे तक हम घुमाएंगे, 4 बजे बाद वो चले जाते थे। अब तुम तुम्हारे हिसाब से घूम लो, 1-2 दिन में आप घूमते हो तो आपको पता भी चल जाता है कहां से ट्रेन मिलती है, कहां से बस मिलती है। तो एक दिन शाम को हम अकेले ही घूम रहे थे, तो वहां एक कॉलेज का एक लड़का था, और वो बेचारा एक पट्टी लिए खड़ा, वो पर्चा सा लिए खड़ा, उस पर लिखा था प्लीज सपोर्ट अस, नीचे वो हांगकांग मूवमेंट टाइप का कुछ लिखा। तो हमने उस लड़के से इधर जाके बातचीत की, वो क्या डिमांड है तुम्हारी? उसने बेचारे ने बताया ऐसे ऐसे है, हम चाइना के खिलाफ ये अपोज कर रहे हैं, तो मगर हम सपोर्ट करेंगे तेरे को पूरा। बता कहाँ सपोर्ट करना है? तो उसने कहा कल जो है पीछे पार्क है, पार्क के अंदर हम खड़े होकर नारेबाजी करेंगे। मगर तोड़ फोड़, तो यदि कुछ करना हो ऐसा तो आए हम भी। उसने कहा नहीं 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 ऐसा थोड़ी होगा, हम अपोज करेंगे, वहां जाके हम चाइना के खिलाफ नारे लगाएंगे, फिर घर चले जाएंगे।
फिर उस दिन उनका ये चेतावनी थी, उन आंदोलनकारियों की चेतावनी थी कि संडे को हम एयरपोर्ट घेरेंगे, हमारी संडे को वापस फ्लाइट। तो हमें लगा ये दिन उन्होंने एयरपोर्ट घेर लिया और फ्लाइट ना उड़ने दी, और अपने अखबारों में इस प्रकार की न्यूज आ रही, अपने यहां से फोन कर करके लोग कहे और कि तुम्हारी फ्लाइट कब वापस, संडे की ना आ ही नहीं सकोगे। क्यों नहीं आ सकेंगे? तो वो फ्लाइट तो बंद रहेगी। क्यों? तो एयरपोर्ट को आंदोलनकारी घेर लेंगे। अच्छा, मैंने एक ये विदेशों में ये बड़ा एक जोरदार सा देखा कि वो लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, कि नो का मतलब नो है, ना तो 8:45 है ना 9:15, ऐसा कुछ ही नहीं। मतलब 9 बजे का है तो 9 बजे आएंगे वो फिक्स एकदम। तो हम, हमारा जो गाइड था, हमने गाइड को कहा कि भाई कल एयरपोर्ट जाना है हमें, कल हमारी फ्लाइट है। तो उसने कहा हाँ वो है, अब मेरे पास आपका पूरा प्लान है। तो कितने बजे? तो हमारी फ्लाइट शायद 2 बजे की कोई आसपास की फ्लाइट थी। तो हमें कितने बजे जाना पड़ेगा? तो उसने कहा 2 घंटे पहले जाओ, वहां पे 12 बजे वहां पे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, 12 बजे एयरपोर्ट पे वहां पहुंचना है, तो हम होटल से कितने बजे निकले? तो उसने कहा होटल से यार घंटे भर का रास्ता है, तो तुम 11 बजे होटल से निकल जाओ, घंटे भर में तुम वहां आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहां पे 12 बजे, फिर तुम तुम्हारा कर लेना आगे। तो हमने कहा पर कल तो तुम्हारा आंदोलन है और 11 बजे तू होटल आएगा, फिर अपने बस जाएगी, बीच में यदि सड़कें जाम हुई तो 12 बजे पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं पहुंचे तो एयरपोर्ट में घुसने नहीं देंगे वो, फिर एयरपोर्ट के बाहर भी आंदोलन है, क्या पता वहां टाइम लग जाए, वहां अंदर नहीं घुसने दे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है तुम जैसा समझ रहे हो, पर अपने को डर लगे, अपने तो आंदोलन दूसरे देखे हुए। तो हमने कहा तू 9 बजे आ जाएगा हमारे पास। तो उसने कहा 9 बजे आ क्या करूंगा? मगर 2 घंटे का टाइम लेके चलते हैं थोड़ा पहले। 9 बजे आएगा, 10 10 छोड़ देगा हमें, लेट सेट भी हुए तो 11 बज जाएंगे, और लेट हुए तो 12 बज जाएंगे, पर टाइम से जाएं तो सही। उसने वापस हमें कहा अरे कुछ नहीं, क्यों मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, आराम से उठना यार, 9 बजे उठ के क्या करोगे? हमने कहा नहीं, पैसे लिए नहीं लिए, 9 बजे आएगा। तो वो बेचारा 9 बजे आ गया, 10 बजे छोड़ दिया उसने एयरपोर्ट। कोई सड़क पे आंदोलन तो था ही नहीं उनके, आंदोलन तो साइड में पार्क में चल रहा था उनका। पर फिर हमें लगे सड़कों पे तो नहीं है, पर एयरपोर्ट के बाहर तो पक्का है। और हम जैसे गए एयरपोर्ट के बाहर, लोग ही लोग खड़े, हम अब ये नहीं जाने देंगे, आज फ्लाइट मिस करवाएंगे। वो बेचारे बाहर गए तो वो हमें पकड़ पकड़ बुला रहे थे, तो हमें लगा आज ये कहेंगे बैठ जाओ, अब आगे नहीं जाना। वो जाते ही उनके कहते प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब। हमने भी कहा जब तक सूरज चांद रहेगा, हांगकांग का नाम रहेगा, अंदर जाओ आराम से आओ। ये उनका राष्ट्रवाद है। अपने देश में इस प्रकार की चीजों की कोई भी व्यवस्था, बस यही है राष्ट्रवाद का मतलब। गोलियां खाना वो भी एक है राष्ट्रवाद, पर उससे भी बड़ा राष्ट्रवाद है कि किसी भी देश के नागरिक सुसभ्य हो जाने चाहिए। इस मामले में अपने लिचड़पड़े की हद पे हैं। दुनिया में सर्वाधिक लिचड़ लोग अपने देश में बसते हैं, बाकी दुनिया में, इसमें तो गोरे, सबसे भले लोग ही गोरे हैं। उन गोरों में अंग्रेजों से अच्छा कोई बंदा नहीं है। तो मुझे तो लगता है हांगकांग 1996 में आजाद करके गए, हांगकांग को आप देख लो तो आपको लगे यूरोप है। मजा आ जाए उसको देखने का, मतलब आप यूरोप के अंदर घूम रहे हो किसी, ऐसा लगता है हांगकांग। मुझे लगता है आपने क्यों 47 में छोड़ गए, रह जाते 96 तक, क्या फर्क पड़ रहा था? तो डेवलपमेंट तो होता थोड़ा। शासन व्यवस्था थी, एक शासन व्यवस्था वो थी, अब एक शासन व्यवस्था आगे कोई और शासन व्यवस्था आएगी, निश्चित रूप से वो वाली ठीक थी, अच्छी थी। ऐसे भ्रष्टाचार करे से कोई आरोप नहीं लगा सकते आप अंग्रेजों पे। उनके टाइम के जो भी डेवलपमेंट के काम है वो सारे भले हैं, और वो थोड़ा और ही अच्छा सिखा के जाते। अंग्रेजों ने बाकी जगह जहां भी डेमोक्रेसी को लेट छोड़ा है, वहां पे डेमोक्रेसी का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। जहां भी थोड़ा जल्दी छोड़ के गए हैं, वहां जो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन ड्यूटीज की जो बातें होती है, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, अपने पूरा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए भारत अधिकार तो सीखा है, कर्तव्य अभी तक किसी को नहीं पता कि मूल कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होती है। नागरिक को देश में रहने के लिए सभ्य भी बनना पड़ता है, ऐसी बात हम कुछ भी नहीं जानते। वो नॉर्मल, ये तो आप अक्सर हर किसी आदमी से सुन लोगे कि आप यूरोप में कभी चले जाओ, अमेरिका में कभी चले जाओ, आप 2 साल रह जाओ, 10 साल रह जाओ, 20 साल रह जाओ, हॉर्न नहीं सुनोगे। हॉर्न नहीं बजाते गाड़ियों के। गाड़ी के हॉर्न का मतलब ये है कि मैं पिछली गाड़ी में हूं, आप अगली गाड़ी में हूं, मैं हॉर्न बजा रहा हूं, इसका मतलब है मेरी गाड़ी में कोई आदमी मर रहा है, मरने वाला है। तो अब मरने वाले को तो जगह दी जानी चाहिए, तो हॉर्न बजाए। मतलब हॉर्न बजाते हो आगे वाली गाड़ियों वाले कहां पर जाते हैं, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई मर रहा है, इमरजेंसी है भयंकर वाले, तो निकालो। अपने लाल बत्ती है, ऊपर 70 सेकंड लिखा आ रहा है, कि मतलब 70 सेकंड से पहले तो आप यहां से हिल नहीं सकते, तो भी अपने बैठे हुए हैं। कहां जाओगे आगे, 10 गाड़ियां, निकलने की तो जगह। मैं अपने तो और छोड़ो, अपने तो यूं गांव में तो वैसे ही बजा लेते हैं कि लो टाबर ने पी बजा के सुनाओ, टाबर के लिए बजाए जा रहे हैं अपन। सुधरेंगे, अभी मिनख बनने का जो एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में बहुत पीछे है, धीरे धीरे सुधरेंगे। ये नहीं होता कि बीच में डिवाइडर नहीं है कहीं भी,
रोड है, रोड के इधर गाड़ियां जा रही है, इधर से गाड़ियां आ रही है, डिवाइडर नहीं है, उसके बावजूद कोई यू टर्न नहीं लेता, लेन चेंज नहीं करते, इस लेन में यदि गाड़ी जा रही है तो इसी में जा रही है, ये नहीं, ये अपना है, अपने तो ड्राइवर ही उसको मानते हैं। भाई साहब क्या जोरदार चला था, कैसे एक बार ट्रक के आगे एक बार ट्रक के पीछे, और मतलब आप यहां से जा रहे हो, आपको अचानक लगा यार मुझे इधर जाना था, तो आपने जो है भाई इधर से काट लो और इधर ले चलो ना, पूरा वो जेब्रा क्रॉसिंग जहां पर आएगी वहां जाएंगे, फिर पूरा उसे मुड़ेंगे, फिर इससे इधर आएंगे बिना डिवाइडर के। अपने डिवाइडर होता है, डिवाइडर के ऊपर से कूदा लेते हैं, है ना, बाइक को पीछे वाले कहते हैं उतर, धक्का लगा उनसे कूद गए उधर से। सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो जापान और इतने छोटे छोटे देश है, उनके अंदर ये भावना आ गई। तो दुनिया में सबसे सभ्य है गोरे, सबसे सभ्य कौन है? गोरे। 2 नंबर पर है पीले, ये जापान वाले पीले होते हैं ना, गोरे नहीं होते। फिर है काले, तो ये रंग के अनुसार ऑर्डर है, उनमें भी जो जितना काला है उसमें उतनी सभ्यता कम है। जैसे अफ्रीका वालों का उनका डब्बा गोल है, भयंकर वाला। भाई अफ्रीका में राष्ट्रपति था जैकब जुमा। कौन था राष्ट्रपति? 2010 के आसपास, ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल पहले। 26 लुगाई 53 टाबर थे। मैं राजाओं के जब पढ़ाता हूं ना, तो मैं कहता हूं उस राजा के 24 बच्चे थे, तो बच्चों को और 24, मगर यार ये तो 1500 ईस्वी की बात है, 1600 ईस्वी की बात है। एक राजा के 10 रानियां होती थी, 10 रानियों से 24 टाबर तो कोई बड़ी बात नहीं, 2-2 3-3 टाबर ही हुए तो 24 टाबर तो होते थे। आज से 3 पीढ़ी पहले आपने एक दादाजी एक दादी जी के 10 हैं, दादाजी वाली जो पीढ़ी मिलेगी उसमें 10-10 भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है, 10 भाई बहन आराम से मिल जाएंगे। एक माँ के 10 बेटे मिल रहे हैं, तो जब माँ ही आपकी 5-7-10 है, एक बंदे के 5-7 रानी है, तो उसके यदि 15 टाबर हो गए, 20 टाबर हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं। पर ये 2000 पर आज तो नहीं मिलते ना ऐसे, आज तो अपने साफ साफ हम 2 हमारे 2 से आगे निकल गए, हम 2 हमारा 1 ही है, ये वाली व्यवस्था आ रखी है। जैकब जुम्मा के 26 लोग 53 टाबर थे, ये 2010 के आसपास की उनकी बातें हैं। तो सभ्यता तो नहीं आई ना, मानवाधिकारों की घुंटीर पीते रहते हैं सारे की, ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो क्यों नहीं मांग करते कि इन देशों में एक भी ह्यूमन राइट नहीं है? क्यों ह्यूमन राइट नहीं है वहां पर? सिंपल सा कारण है कि वहां अंग्रेजों ने राज कम किया। जहां अंग्रेज राज करके गए वहां पर ह्यूमन राइट्स ज्यादा ढंग के आए, जहां पे अंग्रेजों का राज कम हुआ वहां पर ह्यूमन राइट्स इतने ढंग से नहीं आए। अफ्रीका के अंदर अंग्रेज बहुत लेट गए थे, और जब गए तभी इतने में 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ, और 2nd वर्ल्ड वॉर होते उनको देश छोड़ने पड़ गए, देश छोड़ने पड़ गए, इसलिए वो वहां पर करवा ही नहीं पाए थे। बीच में मुझे याद है कि हम वो घूमने के लिए कहीं बाहर जाना था, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो यूरोप, भाई जाने की जगह तो यूरोप है, पर यूरोप वाले वीजा नहीं देते, और वो जैसे देखते हैं कि बंदा छड़ा है तब मरा ही नहीं देते। वो छड़ा मतलब सिंगल तो उनको लगता है इसको दे दो भाई, उनको लगता है भारत फैमिली वैल्यू का देश है, तो भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं तो हमेशा फैमिली के साथ आते हैं। भारत में सिंगल आदमी यदि कहीं जा रहा है, इसका मतलब काम करने जा रहा है, कि अपने सरदार जी कनाडा काम करने के लिए चले जाए, हमारे शेखावटी साइड वाले सारे सारे इराक ईरान साइड में काम करने के लिए चले, लेबर ग्रुप में जाता था। उनको लगता है कि यार जैसे मैंने मान लो सिंगल में और मेरा वीजा लगाया फ्रांस का, तो उनको ये लगता है इसने वीजा तो टूरिस्ट वीजा लगाया है, लेकिन ये वहां से वापस ही नहीं आएगा, किसी होटल में बर्तन धोने लग जाएगा और वहां पे काम करेगा, बाद में गलत तरीके से चला जाएगा। 2 प्रकार के वीजा, तो टूरिस्ट वीजा लो या वर्क वीजा लो, आप काम करने का लो। काम वाला तो मिलता नहीं जल्दी से, टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, तो मैं टूरिस्ट वीजा से जाता हूँ फिर वापस ही नहीं आता। वहां किसी के इंडियन के घर पे रहने लग गया यार, किसी होटल के अंदर काम करने लग गया यार, कई साल बाद में उन्होंने पकड़ लिया, वापस भेज दिया, तो आ गया, जितने रुपए कमाए उतने ठीक। ऐसे कांड भारत वाले खूब सारे करते हैं। बीच में दलेर मेहंदी ने तो अपने वैसे ले जाने शुरू किए थे, तो दलेर मेहंदी ने कहा भाई मेरा अमेरिका में 100 है, अब मेरे साथ 30 आदमी जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे 30 आदमी? एक मेरी ढोलक बजाएगा, एक मेरे मंजीरे बजाएगा, एक खड़ताल बजाएगा, एक गाएगा, एक ये करेगा ये करेगा। ठीक है साहब, 30 आदमी चले गए उसके साथ, वापस आदमी है 8, 22 को छोड़िया है। तो दलेर मेहंदी ने कांड किए थे पूरे, कबूतरबाजी। ये जैसे ले जाने छोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कबूतरबाजी। तो कबूतरबाजी वाले तो वो यूं सिंगल वाला वो देते नहीं वीजा, तो कहा कि यार यूरोप का वीजा तो अपने को मिलेगा नहीं, क्या करें? तो मैंने कहा साउथ अफ्रीका का ले लेते हैं, कैपटाउन घूम के आएंगे, अंग्रेजों जैसी जगह, बीच बीच वगैरह भी है, तो वहां घूम के आएंगे। तो सर आते थे, अब कभी आएंगे क्लास में बताऊंगा, आजकल यूपी कलेक्टर है सर नंद किशोर सर, पहले अपने क्लासें लेने के लिए आते, तो वो सर बैठे थे, तो वो पहले मेरी बात पे ध्यान ही नहीं था उनका, मतलब हम अलग बात कर रहे थे, वो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। और जैसे हमने कहा कि अरे वो साउथ अफ्रीका चल रहे, तो और उन्होंने अरे दिमाग खराब है, चले मत जाना, क्या लाओगे वहां?
क्यों सर, ठीक है उधर? तो उनका नहीं, 7 बजे बाद में होटल से बाहर निकलने की मनाही होती है। क्यों? तो निगरू है वहां, लूट लेंगे। और जब वहां उतरो, किसी अफ्रीका किसी देश में उतरोगे तो 10 एक तो टीके लगाए जाएंगे। सारी महामारियां वहीं से तो आती है। इबोला आ गया, दूसरा कोई आ गया, तो सारे टीके और लगेंगे उतरते। और हो सकता है यूं रोड के किनारे लाश पड़ी है। सभ्यता नहीं है। भले कोई इस बात को वैसे कहे कि साहब रंग के आधार पर भेदभाव है, पूरा ही करना चाहिए है। काले सभ्य तो नहीं है, पर भारत में ऐसी कोई बात बोलते ही टूट के पड़ता है। ये देखिए, खुद काला हो गया इस प्रकार की बात कर, गोरे लोगों की कर रहे हो तरफदारी, अंग्रेजों के गुलाम चापलूस टाइप के लोग। सच्चाइयां सच्चाइयां। दिल्ली में रहते हैं नाइजीरिया के खूब सारे लोग, लड़के पढ़ने के लिए। अपने भारत, इंडियन गवर्नमेंट जो है अफ्रीकन को कहती है तुम हमारे आगे पढ़ लो, उनके देश में है नहीं एजुकेशन व्यवस्था इतनी अच्छी, तो हमारे यहाँ पे आगे पढ़ लो। तो खूब सारे नाइजीरियन रहते हैं। अक्सर आप दिल्ली के अंदर ऐसी बातें सुनते हो कि नाइजीरिया के लड़कों को पकड़ के दिल्ली वालों ने पीटा। इन सालों में थोड़ा कम आया, पहले खूब बीच में खूब सारे आने लगे कि 3 नाइजीरियन को दिल्ली वालों ने पीटा। फिर उधर से नाइजीरिया वाले कह रहे हैं कि भाई ये तरीका गलत है और ऐसे कैसे आप हमारे नागरिकों को पीट सकते हो। फिर इधर से भी अपने लोग कह रहे हैं कि साहब ये रंग के आधार पर भेदभाव है, तुम काले लोगों को पीटते हो। यही कारण है कि तुम खुद जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हें पीट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपने सुनते हैं इंडिया वालों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने पीट दिया, पर उनके लक्षण है, वो कांड करते हैं ऐसे। बीच में दिल्ली के कॉलोनी में जिसके अंदर वो किसी के अंदर रहा करते, जिस कॉलोनी के अंदर, उसके अंदर बच्चे गायब होने शुरू हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है मेरे को, बोलते हैं वो तो, पर क्यों बुलवाना चाहे मेरे से ऐसा नाम तू? अच्छा, बच्चे गायब हुए, 3 साल की बच्ची गायब हो गई। बच्ची कहां गई, बच्ची कहां गई? इधर खेल रही थी, घर पे आई नहीं। 5-7 दिन बाद को 5 साल का टाबर गायब हो गया। कहां गया, कहां गया? 2-4 गायब हुए तो कहा यहां खेल रहे थे, यहां से गायब हुए। तो ये पर्टिकुलर इसी जगह से गायब, यहां कौन रहते हैं? यहाँ ये रहते हैं। उनका दरवाजा, हमारे बच्चों को देखा था कि इधर आए थे, तुम्हारे घर के आसपास से गायब हुए। तो उन्होंने विरोध करने की कोशिश की कि नहीं, हमारे अंदर नहीं आने देंगे, हमारे कोई अंदर बच्चे थोड़ी है। दिल्ली थोड़ा अग्रेसिव शहर है। दिल्ली के लोग बहुत, रोड रेज की सबसे अधिक घटनाएं दिल्ली में होगी। बाइक भी टच होगी तो उतर के गालियां निकालेगा। विराट कोहली टाइप के लोग हैं वहां सारे, इसलिए विराट कोहली में अग्रेशन दिखाई देता है। वो दिल्ली वाला अग्रेशन है उसके अंदर। तो वो अंदर घुस गई जनता जबरदस्ती, फ्रीज खोला तो टाबर सारे फ्रीज में थे, जमा रखे थे सर्दी सर्दी के लिए, पीस थे। फिर ही कहोगे साहब गोरे खराब है, अंग्रेज लूट, क्या लूटा? नंगा नए क्या, निचोड़े क्या, मिनक बना के गए बापड़े। ऐसा नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश का इतिहास जिस किसी दिन ढंग से लिखा जाएगा, उस दिन हम लिखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात को लिखेगी, बहुत भले लोग थे, बहुत अच्छा राज करके गए हमारे देश पे। उनसे अच्छा राज न तो पहले था न उसके बाद है। आगे आने वाली पीढ़ियां क्या पता शासन सुधार करे, उनसे भी अच्छा शासन लेके आ जाएंगे, अभी तक नहीं है। फिर हम कहते सर आंदोलन देखो, तो अब नहीं हो रहे क्या? अब नहीं होते क्या आंदोलन? यहां अपने 67 में राजस्थान में कांग्रेस हार गई थी। चुनाव हुए 67 में, पहले चुनाव 52, 57, 62, 67, कांग्रेस हार गई। तो सामने वाली पार्टियां जीती, तो सामने वाली पार्टियों ने कहा कि हम अपना सीएम बनाएंगे। लक्ष्मण सिंह को सीएम बना रहे थे, डूंगरपुर वाले राजा को। लक्ष्मण सिंह पढ़ता है, उपराज प्रमुख में जिसका नाम आता, लक्ष्मण सिंह को राजस्थान का सीएम बनाना है। कांग्रेस की तूती बोलती, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती, देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट, इतने सालों से अपने यहां कांग्रेस जीत रही थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी ने कहा भाई कांग्रेस के अलावा और किसी गवर्नमेंट बनने नहीं देनी अपने। ये लक्ष्मण सिंह ये गए राज्यपाल के पास, गए, राज्यपाल हुआ करते संपूर्णानंद। कौन राज्यपाल थे? संपूर्णानंद को जाके कहा कि संपूर्णानंद जी, ये लक्ष्मण सिंह के पास में मेजोरिटी है, 92 एमएलए चाहिए, मेजोरिटी 93 एमएलए चाहिए, 93 एमएलए जिसके पास होंगे वो क्या बन जाएगा? सीएम। लक्ष्मण सिंह के पास 95, तो बन जाना चाहिए सीएम। पर संपूर्णानंद ने मना कर दिया कि भाई नहीं, नहीं बनाएंगे तुम्हें सीएम। तो लक्ष्मण सिंह उन 95 एमएलए को लेकर चले गए राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति थे तब आपके देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सुना होगा, शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का रबड़ स्टंप होता है यार। तो उधर से प्रधानमंत्री ने वापस राष्ट्रपति कहा कि नहीं, ये सरकार नहीं बननी चाहिए। तो राष्ट्रपति ने फिर मना किया, भाई तुम्हारे गवर्नमेंट लक्ष्मण सिंह की तो नहीं बनेगी। अब कांग्रेस गवर्नमेंट बना नहीं सकती, कांग्रेस के पास एमएलए 89 चाहिए, कितने?
93 इनकी तो बन नहीं सकती, जिनके पास है उनकी आप बना नहीं रहे, तो क्या करोगे बाद में? तो कहा हंग असेंबली है, त्रिशंकु विधानसभा है, किसी के पापास मेजोरिटी पूरी ढंग से नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसलिए राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया? 1967। अच्छा, लोगों को साफ साफ दिख रहा था कि यार किस बात का राष्ट्रपति शासन है, मेजोरिटी तो है, कांग्रेस बढ़ा नहीं रही, वो बात अलग है। तो अगले दिन जयपुर में हड़ताल की, जयपुर के अंदर लोग सड़कों पर आए कि सर ये गलत हो रहा है, इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सके। तो राष्ट्रपति शासन के अंदर फायरिंग हुई, 55 लोग मरे। कितने मरे? गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं 9 मरे थे, वास्तव में उस दिन 55 लोग मरे थे। तो अंग्रेजों ने चलाई गोली, अंग्रेज चला गए। गुर्जरों वाला आरक्षण हुआ था, 72 मरे थे, दायर आया था। गरसाना वाला किसान आंदोलन हुआ था, किसानों वाला, उसमें 27 मरे थे, कर्जन चलाई। शासन के खिलाफ आंदोलन होंगे, शासन दबाएगा, दबाने के अपने अपने तरीके हैं, दबाने वाले तरीके में अंग्रेज सबसे कमजोर थे इस मामले में। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए, 90 हजार लोगों को सड़कों पे लेके। मतलब आज इस लोकतंत्र में भारत में किस आदमी की औकात नहीं जो 90,000 को लेकर सड़कों पे उतर जाए और गवर्नमेंट गोली ना चलाए? और गांधी जी पे अंग्रेजों की एक बार गोली नहीं चलाई हुई। ऐसा ही होगा सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। सविनय अवज्ञा में 90,000 लोग सड़कों पे थे, उन्होंने एक बार नहीं कहा गांधी को फांसी लगाओ। अहिंसक आंदोलन है, गिरफ्तार कर लो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह गिरफ्तार किए जाते, छोड़ दिए जाते। अब भी सरकार करती है, बस केवल यह है कि आपकी मान डाकण कुणक है, इसलिए अपने को वो चीजें दिख जाती है, फिर माइंड सेट होता है। हम बचपन से पढ़ते ही वही आते हैं, लूट गए, खा गए, निचोड़ लिया था, तो अपने को भी लगता है कि हाँ यार लूटने वाले कौन थे, तो वही वो चीजें दिख जाती है। आज वो मैं उस दिन शुरुआत में बता रहा था, आज क्या किसी भी शासन से, राजस्थान में कांग्रेस है तो पूरा राजस्थान राज्य है, या भारत में बीजेपी है तो क्या पूरा भारत राज्य है? 50% भी नहीं है। हमारे देश की कोई भी गवर्नमेंट 50% सीट लाके गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। मोदी जी को 50% वोट नहीं मिले, 38-39% है, इसका मतलब 61 तो खिलाफ थे। वो तो ठीक है, सामने वाली पार्टियां टूटी हुई है, 61 10 पार्टियों में टूट गए। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है कि पहला इनके अंदर कौन आ गया था, तो ये आ गया था, तो आप सरकार बना। राजस्थान में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, 50% लेके आगे, वोट लेके आगे ना, वोटों का परसेंटेज तो उसी के आसपास रहता है, इसका मतलब बाकी लोग तो खिलाफ थे, बाकी पार्टियों में आपके वोट बंट गए। शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था अपने हिसाब से करती है। कोई भी देश महान तभी होगा जब उसके नागरिक महान होंगे। शासन के माध्यम से आज देश महान बने, कल बने। देश में प्रधानमंत्री किसी को बना लो, थोड़ा बहुत चेंज आता है, नीतियों के अनुसार आता है, बड़ा कोई चेंज नहीं आता, 19-20 का फर्क रहता है। देश में वास्तव में सुधार उस दिन होंगे जिस दिन खुद, अभी सरपंचों की हड़ताल हुई थी, कहा मंत्री को हटाओ। किसको हटाओ? मंत्री। क्यों? तो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सरपंच कह रहे थे। ये कौन कह रहे थे? स्कॉर्पियो की लाइन लगी थी जयपुर में। सरपंच की तनख्वाह कितनी होती है? 4500 रुपये, 2500, कितनी मान लो, उसमें तो स्कॉर्पियो नहीं है। सरकारी नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी, कोई, मैं हमेशा हंसता रहता हूं, सरकारी नौकरी में कोई यदि आदमी ईमानदारी से काम करता है तो रिटायरमेंट पे घर बना लेगा। कब घर बनेगा? उससे पहले नहीं। फिर भी हम सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि हम तनख्वाह के लिए नहीं जा रहे वहां। अपने को पता है ऐसा, सर आने दो, 3 साल के अंदर अंदर प्लॉट की झड़ी नहीं लगा दी ना मैंने, आज सरकारी नौकरी तो मिलने दो। कण कण में भ्रष्टाचार है, पूरा खून ही खराब है। कीमोथेरेपी की आवश्यकता है कि पूरा ब्लड बाहर निकाला जाए फिर नया डाला जाए। हर आदमी, मैं, आप, कोई तीसरा, भारत में कोई भी ईमानदार तब तक है जब तक मौका ना मिले। ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिसको जहां जो मौका मिला है उसने उस मामले में भ्रष्टाचार किया।
आप तब तक ईमानदार हो जब तक आपको मौका, आप तब तक पैसे वालों को गालियां निकालते हो जब तक आपके पास पैसे नहीं है, आप तब तक गाड़ी वालों को गाली निकाल रहे हो जब तक आपके पास गाड़ी नहीं। वरना आपका क्लास चेंज होता है, और जैसे आप क्लास चेंज होते हो आप उसी क्लास के अनुसार अपने को ढाल लेते हो, उसी के अनुसार रहते हो। तो जापान से ये छोटे छोटे देश क्यों, 45, जापान में 4 टापू है, उनमें 2 टापू 45 में अमेरिका ने बर्बाद कर दिए, खत्म। बच्चे भी विकलांग पैदा होंगे अगले कई सालों तक। परमाणु बम का मतलब यह था। पर अब थोड़ा छोड़ो, चाइना वाला है, घर में पुराने नेल कटर पड़े हो, पुराने वॉकमैन पड़े हो, ईयरफोन पड़े हो किसी के पास में, उन सब पे मेड इन जापान है। वो बना गए अपने देश को 20-30 सालों के अंदर ही। घर घर के अंदर काम करने शुरू किए थे उन्होंने, जैसे जो किया जाए, जो बनाएंगे वो बेचेंगे। अब जापान नक्शे में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, है कहां देश, टापू है यूं उभरे हुए, चारों तरफ पानी, कब कोई सुनामी उनामी आए आपको पूरा उड़ा जाए, उस टाइप के वातावरण में रहने वाले लोग। अपने और जापान की तो होड़ ही नहीं करें। अपने तो आज भी कह रहे हैं कि बुलेट उनसे खरीदेंगे, वो भी अपन, उनकी पुरानी हो जाएगी वो देंगे, वो तब तक नहीं बना लेंगे। उनके कोई पुरानी हो जाएगी फिर अपने को दे देंगे, भाई तुम चला लो रे थोड़े दिन। अब वो भी अपने तो पुरानी वाली भी नहीं चलाई जा रही कि उसके लिए जो पटरियां चाहिए और चाहिए। मोदी जी 14 में आए थे तब कहा था मित्रों हम सब बुलेट ट्रेन में घूमेंगे, तो घूम रहे हैं, सबके पास बुलेट ट्रेन है। अपने सिस्टम स्पॉइल है। रसिया में हमें वो इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, रसिया में हांगकांग में दोनों जगह हुआ कि इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया कि इमिग्रेशन पे खूब पूछताछ करते हैं, तुम सिंगल हो, क्यों आए, फलान ढिंगड़ा, कितने दिन घूमना है। तो उनका सबसे बड़ा ये होता है कि घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वरना तो तुम फिर तो वो मजदूर हो और यहाँ के काम करोगे। तो उनको मैं कहता हूं, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, उनके एक के भी समझ में नहीं आता है कोचिंग क्या होती है। स्कूल है ना, कॉलेज है ना, तो क्या है, तो कोचिंग है, ट्यूशन ट्यूशन। अब उसके वो नहीं समझे, किस बात की ट्यूशन करवाते हो, स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हो, नहीं, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाते हो, नहीं, तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करवाते हैं। अब उनके ये भी नहीं समझ में आता है कि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कैसे होती है, उनके ऐसा होता ही नहीं। सिस्टम तो आपका भी कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई भी बच्चा आरएस का एग्जाम दे सकता है। मतलब ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसके आधार पर आरएस का पेपर दो। समस्या तो वहां है कि ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब तक कॉलेज वाली शिक्षा बर्बाद है तब तक हमारा पेट पल रहा है। जिस दिन कॉलेजों में पढ़ाने लग जाएगी उस दिन कोचिंग बंद हो जाएगी। पहले हम बच्चों के ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले एडमिशन नहीं लिया करते थे। दिलीप सर सेमिनार में जाके बोलते कि मैं एकमात्र कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड होगी, इसमें सर सेमिनार में जाकर देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक बीट टाबर हमारी कोचिंग में नहीं आना चाहिए। हमारे कोचिंग में आओ तो या तो फाइनल के बाद आओ, ग्रेजुएशन करके आओ, या फिर भी ज्यादा किसी को मचमची लग रही है तो फाइनल में आ जाओ, उससे पहले नहीं आना चाहिए। अरे छोटे छोटे बच्चे तो आने नहीं चाहिए। फिर भी घर वाले भेजते, बच्चे भी आते, एडमिशन भी लेते, कई झूठ बोल बोल के लेते। बच्चा फर्स्ट ईयर में हमें आया था मैं फाइनल में, फिर पता चलता कि यार ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही था, इसने झूठ बोल के एडमिशन लिया। तो घर वालों ने हमें आग करना शुरू किया, तुम्हारे क्या दिक्कत है, पैसे हम दे रहे हैं ना, पैसे लोन पढ़ाओ यार, क्यों पंचायती करते हो, इसको पढ़ाएंगे और उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारा घर वालों को कहना था क्यों पढ़ाना है इसको, तो उनका अगला सवाल हो तो क्या करे फिर ये, तो कॉलेज भेजो, कॉलेज जाके क्या करेगा। सवाल तो ये एक्सप्रेशन है, कॉलेज जाके क्या करेगा। इसलिए बाद में इस साल फर्स्ट ईयर वालों बच्चों का बैच ही अलग बनाया, यार इन बच्चों के बैच अलग प्रकार के होने चाहिए। क्योंकि इन आप वाले बैच के अंदर दिक्कत आनी शुरू हुई कि एक ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा, उसकी मेच्योरिटी का लेवल अलग होता है, एक 12th किया हुआ बच्चा होता है, उसका मेच्योरिटी का लेवल अलग होता है। अब क्लास में बैठ के आपको क्या बात करनी, किस प्रकार से समझानी, वो फिर लेवल ही समझ में नहीं आ रहा कि यार कहां से बात की जाए, कहां से बात नहीं की जाए। मेरे याद ही नहीं आता पहले जब तक ये ग्रेजुएशन वाले आया करते थे, हमारी पहली क्लास हुआ करती इकोनॉमी, दिलीप सर इकोनॉमी से बैच शुरू किया करते, और हमें लगता था इकोनॉमी इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है और इकोनॉमी पढ़ना चाहिए। हम राजस्थान जी के सबसे लास्ट में पढ़ाया करते थे, क्योंकि हमें लगता है तो हर किसी को आता है, क्या पढ़ना है पढ़ लेंगे। और तब ये समाचार पत्र इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, मेच्योर टावर होते, हम कहते हैं कि नोट्स दे देंगे पढ़ लेना,
और बच्चे कहते हैं हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो मोटा मोटा सा बता दो जो भी है, बाकी इसमें क्या पढ़ना है, समाचार पत्रों का नाम है, घर पे जाके पढ़ लेंगे। फिर पता चला कि अब जब इतने छोटे छोटे बच्चे आने लग गए, इमेच्योर ही आने लग गए, इनको इकोनॉमी पहले दिन पढ़ाएं कैसे, इनको कैसे समझाएंगे रुपया गिर गया रुपया चढ़ गया, इनको बोलता है टॉस हुआ है रुपया गिर गया। फिर क्या इनको राजवीर को भेजो ये कहानियां सुनाएगा, ये राजी रह जाएंगे कहानियों के अंदर, समाचार पत्र भी लिखवा ही देगा, ये और राजी रहेंगे कि हाँ आज हम 27 समाचार पत्र लिख के लाए थे। ये कोचिंग चल इसलिए रही है क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई उस दिन जब वहां पढ़ाई होने लग जाएगी। फिर अपने कहते सर इसके सुधार के लिए क्या किया जाए, तो आदमी अपने से शुरू जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। भाई कॉलेज लेक्चरर लग रहे हैं वो वेस्ट इंडीज से थोड़ी आते हैं, अपने बीच का ही भाई है ना। कोई सरकारी नौकरी लग रहा है वो भी अपने बीच का ही तो आता है, बस अपने बीच के लोग ही जब कर रहे हैं। अपने भी आज किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, सरकारी नौकरी वाले को अपने भी तो इंपॉर्टेंस देते हैं ना, क्यों देते हैं, जबकि अपने को पता है कि इस आदमी से पूरी जिंदगी में घर नहीं बनेगा, जैसे तैसे गुजारा करेगा, टाबरों को ढंगी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाए सरकारी स्कूल सरकारी नौकरी के भरोसे। आदमी की तनख्वाह सरकारी नौकरी के अंदर ले देंगे 50,000 60,000 70,000, और ये ढंग के जो आपके प्राइवेट स्कूल है ये मांगते हैं 5-7 लाख रुपए, उससे ज्यादा को 10-12 लाख रुपए मांगते होंगे। तो फिर या तो टाबर को स्कूल भेज दो या रोटी खा लो। पर फिर भी हमारा क्रेज खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि तनख्वाह तो निकालनी नहीं है बैंक से, वो तो बैंक में ही रहेगी, हो जाएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सबको लगता है कि नहीं यार वो वाला मामला से। फिर दूसरा अपने सब आप यही कह दो कि नहीं यार प्राइवेट काम कर, और प्राइवेट काम के अंदर खूब सारे पैसे भी है, प्राइवेट काम के अंदर ग्रोथ भी ज्यादा होगी। पर आप लगता है प्राइवेट में तो काम भी तो करना पड़ेगा। समस्या तो वो भी है ना कि काम क्यों करना है, इधर आपको काम भी तो नहीं करना। तो आप भले स्कूलों में देखो, भले और कहीं जाके देखो, सब जगह चल रहा है। तो वो तो हम हमेशा कहते हैं कि भारत में एक ही डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है, पुलिस। पुलिस के अलावा भारत के सारे डिपार्टमेंट नकारा हैं, कोई काम नहीं कर रहे। और पुलिस काम कर रही है इसलिए आप और मैं यहां बैठ के इस प्रकार की बात कर लेते हैं। जिस दिन पुलिस और काम करना बंद कर देगी उस दिन सबसे पहले तो अपने एक दूसरे के सिर फोड़ेंगे। अपने सब लोगों के दिमाग में एक आधा तो फिक्स है किस किस का सिर फोड़ना है। मैं तो खुद यूं सोच के रखता हूं यार पुलिस नहीं हो तो 5-7 को तो मैं सल्टा दूं, किस किस को सल्टाना है। पर डर लगता है कि यार यदि किसी को कुछ कह दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसके बाद जिंदगी बर्बाद है। केवल पुलिस के सहारे बैठे हैं, वो एक बेचारा भला डिपार्टमेंट है जो ढंग से काम कर रहा है। और कोई भी सारे डिपार्टमेंट में नकारापंथी हद है, वो भले किसी में कम लेवल पर किसी में ज्यादा लेवल। कब कम अच्छा और अधिक अच्छा का जब भी सवाल आएगा भारत में तो सबसे अधिक अच्छी पुलिस है, कम बुरा और अधिक बुरा का सवाल आया तो सबसे कम बुरी पुलिस है। वो एक जरूर आपके लिए काम कर रही है कि ढंग से काम करती है। बाकी सरकारी स्कूल देखो, सरकारी अस्पताल देखो, सरकारी दूसरी कोई चीज जाके देखो, जैसे वो सरकारी वाला नाम जुड़ता है उसके साथ में अपने पहले ही मान के चलते हैं यहां नहीं होगा। और सरकारी प्राइवेट का अंतर क्या है, एक दिन एसबीआई में जाके देख लो, एक दिन आईसीसीआई जो ये होता है इनमें जाके देख लो, आपको और बहुत ढंग से समझ में आएगा कि यार ये प्राइवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने आप। पर फिर भी अपने सब उधर जाना चाहते हैं, सरकारी की तरफ जाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने पूरा यूं भट्टा ही बिठा रखा है। तो केसरी सिंह बारट उस दिन भी यदि कह रहे थे कि जापान से सीखना चाहिए, हालांकि उन्होंने इंग्लैंड का इसलिए नहीं कहा होगा कि अंग्रेज विरोधी वातावरण था तो उन्होंने कहा इंग्लैंड नहीं जाओ, अपने कहा जाओ जापान। पर अब भी हम जापान से सीख ले तो इंग्लैंड से भी सीख ले तो ही भला हो जाए। इतने इतने से देश हैं। नॉर्वे की पूरी जनसंख्या 50 लाख है, जयपुर से कम, जयपुर की ज्यादा है, उनकी कम है। उसके बावजूद डेवलपमेंट उन सब मामलों में कभी वो रिपोर्ट वगैरह आती है उनको चेक कर लिया करो, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट। आपने कहते हैं कि साहब हमारे फिर मान खा ज्यादा है तो इतने लोगों को दिया ही कैसे जा सकता है, तो पहले तो कंट्रोल करो इस पे। जब तुम्हें पता ही है हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो दबो कहीं तो रुको जाके। है अपने यूं ही चलती रहेगी चीजें। लिखो आगे।